पृथ्वी में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरो मां शारदा,
शादी वाले टेंट हाउस, आज का जो कार्यक्रम इनके सौजन्य से आयोजित हो रहा है। श्री चेतराम जी पाड़ा चावल, चेतराम जी पताली चावल, सोहनलाल पताली चावल, श्रीमती धंतु देवी जी राजमा दाल, मनोहर दास पाड़ा गिलास पत्तल, हरि सिंह बलई मसाले, मुनीलाल वार्ड मेंबर पाड़ा सिलेंडर, टीसी जोशी बेजेस मेंटर गानवी, निमंत्रण पत्र बबलू बटाली प्याज टमाटर और ज्वाला बलई सुपरिटेंडेंट ICDS इन्होंने सिलेंडर डोनेट किया है आज के इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया स्वादिष्ट भोजन के लिए पधारें। उसके बाद मैस बंद होने वाला है। आप भोजन के साथ साथ गीत और संगीत का भी आनंद लीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले 2 पंक्तियां करना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही है। मैं हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे मंचों पर परफॉर्म कर चुका हूं और आज मुझे इस मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूं, लेकिन ऐसे ऑडियंस मैंने कहीं नहीं देखे। बहुत ही शांत, बिल्कुल शांत है। आप थोड़ा सा जोश जगाइए। आज कार्यक्रम हो रहा है, उत्साह से आप पेश कीजिए, एंजॉय कीजिए, कलाकारों का हौसला बढ़ाइए कृपया। 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, युवाओं के लिए स्पेशली। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर यही वक्त हम सभी को मजबूर कर देता है। यही वक्त हम को मजबूर कर देता है। अन्य मुखिया गण तथा महोदय, अन्य मुख्य अतिथि महोदय तथा मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आर्यन रैक आपके सामने एक गाना गाने जा रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। ओ अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया ओ पिया। मैं फिल्म तेरे हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। इतनी दफा सुबह तो मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया तेरे रुख से अपना रास्ता मुड़ के चला, चंदन हुई खुशबू छोड़ के चला।
उसी ने खाने पाके रोए लबे मेरे पाके में दाका मेरे दाका भाभी मेरी मेरे पाके में दाका
करती रहे मेरी जिंदगी है डिंगी है वो डोली धीरो ये मेरी डिंगी है इससे पहले कि मैं हिमाचली स्टार आज के स्टार सिंगर मिस्टर दीवान शिवान जी को मंच पर बुलाऊं, दो पंक्तियां कहना चाहूंगा और फरमाइएगा। सितारों को भेजा है मनोरंजन कराने के लिए, सितारों को भेजा है मनोरंजन कराने के लिए, कलाकार आ रहे हैं लोरी सुनाने के लिए। सितारों को भेजा है मनोरंजन कराने के लिए, कलाकार आ रहे हैं लोरी सुनाने के लिए। हो जाइए क्षण भर मीठे ख्वाबों में, हो जाइए क्षण भर मीठे ख्वाबों में, लौट कर शाम आएगी आपको जुदा कराने के लिए, आपको जुदा कराने के लिए। आप सबके दिल की धड़कन को देखते हुए अब आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के उस सुरीली आवाज की तरफ जो आपके दिल में, दिमाग में, आपके घर में, जहां भी आप रहते हैं वहां पर बसी है। वो आपके अपने जाने पहचाने कलाकार मिस्टर दीवान शिवान, स्वागत करें दीवान शिवान। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ और यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम और साथ ही साथ मुख्य अतिथि महोदय जी को भी प्रणाम करना चाहूँगा और यहाँ की शुभकामना करना चाहूँगा अम्बेडकर यंग मगर बटाली का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और साथ ही साथ भाई सोल्जर से साउंड की जोरदार तालियां चाहूँगा कि इतना खूबसूरत साउंड यहाँ पे जमा है। तो ज्यादा ना कहते हुए दोस्तों हो जाए शुरू, चलेगा क्या बात है।
जिंदाल साहब के लिए एक जोश जगा दिया जिंदाल साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आप बहुत ही अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ और समाज में बहुत कुछ करने की आपकी इच्छा है। दो पंक्तियां मुझे भी याद आ रही हैं, इनके जोश को देखते हुए गौर फरमाइएगा। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, गौर फरमाइएगा। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के लिए यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन लगभग बन गया है, मुझे ये जानकारी दी गई है। आप सभी भोजन करके जाएंगे और आपके मनोरंजन के लिए हिमाचल प्रदेश की सुरीली आवाज मिस्टर दीवान शिवान हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। उनका भी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सभी। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आज के इस कार्यक्रम के अंतिम वक्तव्य के लिए मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान गोपाल जी, मूल निवासी वामसेक भारत मुक्ति मोर्चा, मंच पर आए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। वासी, सबसे पहले मैं अलार्म लगा देता हूं। मैं अपना वक्तव्य केवल आधे घंटे का रखूंगा और मैं 25 मिनट का अलार्म लगा देता हूं कि मुझे ये बता दे। अभी 1:40 हुए, मैं 2:05 का अलार्म इस पे लगा देता हूं। कई बार बोलते वक्त ध्यान नहीं रहता। दूसरा, मैं सबसे ज़्यादा धन्यवादी हूँ यहाँ के आयोजकों का, जिनका संगठन है मूल निवासी अंबेडकर
युवक मंडल बटाली, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे आदमी को यहाँ बोलने का मौका दिया। दूसरा, मैं ज़्यादा प्रबोधन में समय नहीं लगाऊंगा, उसमें समय ज़्यादा चला जाएगा। पहले ही आप लोग बड़ी देर से सुन रहे हो, सुनने की भी सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। यहाँ जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस गांव और बाकी पड़ोसी गांव से आए हुए सभी मेरे मूल निवासी साथियों, हम बामसेव के लोगों की एक बड़ी गंदी आदत है कि हम लोग बिना विषय के कोई बात करते नहीं हैं, सब्जेक्ट के बिना कोई बात नहीं करते। क्योंकि हम भाषण नहीं करते, हम लोग प्रबोधन करते हैं। जैसे अभी हमारे साहब ने आप लोगों का प्रबोधन किया। प्रबोधन का मतलब होता है कि जो ज्ञान मैंने अपने प्रयास से या संगठन से लिया है, उस ज्ञान को आपके साथ शेयर करना, इसको प्रबोधन बोलते हैं। और भाषण किसे बोलते हैं? जैसे राजनीतिक लोग भाषण करते हैं, लच्छेदार भाषण करते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, मगर वो व्यवहार में दिखाई नहीं देते। 6-7 दिन पहले मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया कि गोपाल जी, आपको यहाँ प्रबोधन करने के लिए आना है। तो मैंने विजय सर को रिक्वेस्ट किया कि सर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रखिए जिससे समाज का प्रबोधन हो। तो उन्होंने पूछा कि क्या सब्जेक्ट रखें। तो मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य पे सब्जेक्ट रखते हैं कि मेरा जय जयकार करने के बजाय मैंने जिस मकसद के लिए अपना जीवन लगा दिया, उस मकसद को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। एक समय की बात है, 1950 की बात है। उस वक्त क्या हुआ कि कुछ बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे में 16 कला में रहते थे। तो वहाँ दादर के उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे बिना परमिशन लिए 14 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम बनाया। ग्राउंड भी बुक कर दिया, लोगों को भी बुला दिया। लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमने आपकी जयंती मनाने का कार्यक्रम एक रखा है दादर में 14 अप्रैल को, तो हम उसको अध्यक्षीय भाषण के लिए आपको बुलाना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब सुनते ही आग बबूला हो गए, गुस्से से तेज हो गए। उन्होंने उन लोगों को डांटा कि मैं अपनी जयंती मनाने के पक्ष में नहीं हूं, मुझे यह पसंद नहीं है कि कोई लोग मेरी जयंती मनाए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अपने मुंह की बात है, उन्होंने ये कहा। फिर उन लोगों ने कहा कि सर बाबा साहब कि एक बार मनाएंगे, उसके बाद कभी नहीं मनाएंगे, एक बार मनाएंगे उसके बाद कभी नहीं मनाएंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने कन्विंस किया, तो वो मान गए और अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने वहाँ ये वक्तव्य रखा। वो भाषण आज भी अवेलेबल है हमारे पास, एवाम सेव के पास। उसमें उन्होंने जो मेन शब्द कहा कि मेरा जय जयकार करने के बजाय, जब उन्होंने देखा कि लोग जय भीम करने वाले हैं, करने धरने वाले कुछ नहीं है, कि मेरा जय जयकार करने के बजाय मैंने जिस मकसद के लिए अपना जीवन लगा दिया, उस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। 15 अगस्त 1947 को तथाकथित देश आज़ाद हो गया, मगर बाबा साहब उसके बाद भी कह रहे हैं 1950 को कि अपनी जान की बाजी लगा दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर का कोई अलग मकसद है? निश्चित रूप से उनका अलग मकसद है। उनका मकसद, यहां बैठे कितने लोगों को जानकारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का क्या मकसद था? मुझे नहीं लगता कि यहां लोगों को जानकारी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन का मकसद क्या था। उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद रखा कि मुझे इस समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। यह बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद था। कितने लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद क्या था? बिल्कुल नहीं जानते। यह बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद था समता, मतलब जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा।
तो क्या जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया को क्या आज ये व्यवहार में है कि जन्म के आधार पर छोटा बड़ा कोई नहीं है? हम हिमाचल में ही देख लेते हैं, यहां बहुत सारी जातियां हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, 57 जातियां शेड्यूल कास्ट में है यहां, और प्रत्येक जाति किसी ना किसी जाति से छोटी है या तो बड़ी है। समानता कहां है? जब समानता ही नहीं है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद कहां पूरा हुआ? जब उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो हम लोगों को उन्होंने ऑर्डर किया कि जान की बाजी लगा दो। तो ये जान की बाजी लगाने के लिए कार्यक्रम है। मैं जिस संगठन से हूं से वो बाम सेफ और एवं भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद था उसी मकसद को 1978 में बाम सेफ ने अपना मकसद बनाया और पिछले 40 साल से उस मकसद के पीछे लगातार रात दिन एक कर रहा है और बहुत स्पीड से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है बाम सेफ। बाम सेफ समाज का गैर राजनीतिक संगठन है जो इस देश में लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। अभी एक सवाल है, यहां कितने लोगों को जानकारी है कि जागृति किसे कहते हैं? अभी आप लोगों को जानकारी नहीं है। भारत में जब अंग्रेज आए तो उस वक्त तलवार और बंदूक के आधार पर राजकाज निर्माण होते थे। लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक तलवार ये नहीं चलता। लोकतंत्र में शब्द चलते हैं। हमारे शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए। हमारे संतों ने क्या हमें मैसेज दिया? वाणी। वाणी मीन्स शब्द। कि लोकतंत्र में यदि आप लोगों को स्थापित होना है, इस देश का राजा बनना है, तो आपको शब्दों पे पकड़ रखनी होगी। कितने लोग इसका पीछा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। करेंगे कहां से जब जागृति जो शब्द है उसका पता ही नहीं है जागृति किसे कहते हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। जागृति का सबसे पहला सबक है टू आइडेंटिफाई योर एनिमी। अपने दुश्मन को जानो, अपने दुश्मन को पहचाने का। कितने लोगों को जानकारी है कि हमारा दुश्मन कौन है हजारों सालों से? अभी साहब भी कह रहे थे कि हम अम्बेडकर का अपना मकसद नहीं था। मुझे लगता कि इससे पहले आप लोगों ने यह बात सुनी होगी। यह मकसद हमारे महापुरुषों का मकसद था। आज से लड़ने की बात नहीं है। गौतम बुद्ध इस देश में क्रांति ला रहे थे गैर बराबरी के विरोध में। उस गौतम बुद्ध का मकसद था। बाद में जब गौतम बुद्ध ने यह आंदोलन चलाया तो गौतम बुद्ध की वजह से इस 40 साल में आंदोलन सफल हुआ। आपको शायद जानकारी नहीं है, गौतम बुद्ध का 40 साल में आंदोलन सफल हुआ। 40 साल में गौतम बुद्ध का जो परिणाम जो आए वो 3 भयंकर किस्म के परिणाम आए। जिन लोगों को ब्राह्मणों ने, यहाँ की व्यवस्था ने शूद्र घोषित किया था, वो लोग सम्राट बने। छोटे मोटे सम्राट नहीं, अशोका जैसे सम्राट, दुनिया में अशोका जैसा सम्राट आज तक पैदा नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर राजा भीष्मदेव तक मूल निवासी लोग इस देश के सम्राट बने। एक पहला परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ आंदोलन से कि भारत की जो जितनी समस्त महिलाएं थी, सारी की सारी महिलाएं गुलाम थी। महिलाएं गुलामी से आजाद हुई। तीसरा जो इसकी सफलता का जो कारण बना, वो सफलता क्या मिली तीसरी, कि गौतम बुद्ध कोई भी बात तर्क और दलील के बगैर करते नहीं थे। किसी ने कुछ भी बोल दिया और मान लिया, ऐसा करते नहीं थे। में ज्ञान और विज्ञान का निर्माण हुआ और इस देश में 10-10 यूनिवर्सिटीज बनी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, ये सारी की सारी उस वक्त दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। इतना महान भारत हुआ। जो ब्राह्मण कहते हैं ना सोने की चिड़िया हमारी, बिल्कुल नहीं, सोने की चिड़िया। तो इतना बड़ा हम लोग, इतने तेज तरार, इतने धनी लोग थे। ये धनी, ये इतना सा सुख का जो जीवन था, ये ब्राह्मणों को पसंद नहीं आया। ब्राह्मणों ने इसके विरोध में प्रतिक्रांति की। उन्होंने भिक्षु संघ में एंट्री की, उन्होंने सेना में एंट्री की। सेना में एक ब्राह्मण जो एंटर हुआ उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने, जो हमारा 10वां सम्राट था राजा भीष्मदेव,
राजा बृहद्रथ की धोखे से हत्या की पाटलिपुत्र में, जो आज पटना में है। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको काल्पनिक, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ईसा पूर्व 184 साल पहले यह घटना घटी। तो उस वक्त क्या घटना घटी कि हमारा जो मूल निवासी सम्राट था राजा बृहद्रथ, उसकी हत्या हुई। हत्या होने से क्या हुआ, बहुत बड़ी बुरी तरह का इस देश में हम लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र हुआ। क्या षड्यंत्र हुआ, जो लोग इस देश के सम्राट थे उन लोगों को अछूत और शूद्र घोषित किया गया। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि नाम का राजकवि था। बृहद्रथ के टाइम पे बौद्ध धर्म को राजाश्रय था। पुष्यमित्र शुंग नाम का राजा, इस धोखे से जो राजा बना, उस राजा के दरबार में वाल्मीकि नाम का राजकवि था। और ये जो रामायण जो आप लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हो, रामायण काल्पनिक है। कितने लोगों को जानकारी है? रामायण जो है वो काल्पनिक है। वाल्मीकि ब्राह्मण ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर यह लिखा है। पुष्यमित्र शुंग जो था उसको राम माना, उसको सामने रखकर लिखा गया। ये काल्पनिक शास्त्र है, इसका कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है। तो उस वक्त ब्राह्मणों ने सोचा कि बुद्ध ने जो 40 साल में आंदोलन चलाया, ये लोग हमसे आजाद कैसे हो गए। तो उन्होंने इस व्यवस्था में एक खामी ढूंढी। क्या खामी ढूंढी? ब्राह्मणों ने बुद्ध के टाइम पे जो व्यवस्था थी वो 4 वर्णों के आधार पर व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। यहाँ का जो 85% जो हम लोग थे, मूल निवासी लोग, इनको एक ही नाम दिया गया था, शूद्रा। इसकी वजह से बुद्ध बड़ी तेजी से सफल हुए, क्योंकि सभी की एक ही पहचान थी, शूद्रा। ब्राह्मणों ने जब षड्यंत्र किया तो भार्गव नाम का एक ब्राह्मण था। भार्गव नाम के ब्राह्मण ने एक शास्त्र लिखा, और ये इतना गंदा शास्त्र लिखा कि भार्गव ने इसका श्रेय अपने आप को नहीं लिया, भार्गव ने इसका श्रेय मनु को दिया। इतना घटिया शास्त्र हो गया। मनु ने वैसे मनुस्मृति नहीं लिखी, ये नया रिसर्च आया है कि ये जो मनुस्मृति लिखी है ये भार्गव ने लिखी है। एडवोकेट साहब, ये नया रिसर्च अभी हुआ है वामसेप के माध्यम से, क्योंकि इसका भी पूरे देश भर में प्रचार नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा है। एक नया ये चीज आई है सामने, ये भार्गव नाम के ब्राह्मण ने लिखी थी, घटिया शास्त्र। और इतना घटिया हो गया कि उसने लेखक के रूप में अपना नाम नहीं दिया, मनु का नाम दे दिया। तो इतना घटिया मामला था ये। जब उन्होंने देखा कि इनकी एक पहचान थी शूद्रों की, तो इन्होंने इनकी हजारों पहचानें बनाई। संविधान में, एडवोकेट साहब आप संविधान को जानते हैं, संविधान में 6743 जातियां दर्ज हैं मूल निवासियों की, 6743। तो 6743 टुकड़े किए हमारे समाज के। जिन लोगों ने ब्राह्मणों के साथ समझौता किया, उन्होंने ओबीसी घोषित किया। शास्त्रों, ब्राह्मणों के शास्त्रों के अनुसार उनको शूद्रा कहा जाता है। ये शूद्रा शेड्यूल कास्ट नहीं है, शूद्रा जो है वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, शूद्रा ओबीसी के लोग हैं, उनको ओबीसी घोषित किया। और जिन लोगों ने ब्राह्मणों के साथ झगड़ा किया, उनकी गुलामी नहीं मानी और लड़ते रहे, उन लोगों को अछूत घोषित किया। पंचमा, बाबा साहब ने अपने किताबों में लिख कर रखा, पंचमा शेड्यूल कास्ट। तो इतना भयंकर किस्म का हमारा जो तोड़ किया, ये जो मानवता के खिलाफ जो कार्य किया, इस कार्य को इन सभी 6000 टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जोड़ने का काम हमें करना होगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। और जब हमारा संतों का आंदोलन चला मुगलों के आने के बाद, तो फिर भी बहुत सारी चीजें हुई। इस देश में आपने देखा होगा, दुनिया में इतने धर्म कहीं नहीं निर्माण हुए जितने भारत में निर्माण हुए। ये धर्म निर्माण नहीं हुए, ये ब्राह्मणवाद के विरोध में संघर्ष थे, जिसको बाद में ब्राह्मणों ने धर्म का रूप दिया। ये संघर्ष थे। बुद्ध के पहले जैन ने इसके विरोध में संघर्ष चलाया, फिर बुद्ध ने चलाया, लिंगायत ने चलाया। ऐसे जितने भारी जो संघर्ष हुए, उनको धर्म का रूप दिया गया। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध में था। मध्यकाल में ऐसा हुआ। जब आधुनिक भारत में इसके विरोध में सबसे पहली लड़ाई 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़ी। उन्होंने एक गोल डिसाइड किया कि इस व्यवस्था को चेंज करना होगा, इसमें सुधार नहीं करना होगा, चेंज करना होगा।
तो जिस वक्त हमारे अभी ब्राह्मण हमें क्या पढ़ाते हैं स्कूलों में कि इस देश में आज़ादी का आंदोलन चला, इस देश में 2 आज़ादी के आंदोलन चले। एक आंदोलन चला ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी का आंदोलन, जो हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले ने चलाया 1848 में। अभी इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए, 1848 से हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी का आंदोलन चलाया और उन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम है गुलामगिरी। वो गुलामगिरी हमारे लोगों को पढ़नी चाहिए, अवेलेबल है, उससे सारा आपको समझ में आएगा। जो गुलामगिरी नाम का जो किताब लिखा, उसमें ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी का मामला था। फिर अभी कांग्रेस कब बनी? 1885 में बनी। हमारा आंदोलन कब चला? 1848 में चला। तो हमारा आंदोलन अंग्रेजों की गुलामी से, मतलब ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, हम दोहरे गुलाम थे। तो हमारा आंदोलन ब्राह्मणों की गुलामी से पहला चला और इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब में लिख कर रखा कि अभी समय है, जब तक अंग्रेज भारत में है, भारत के मूल निवासियों आज़ाद होने का आपके पास अवसर है। ये उन्होंने लिख कर रखा है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, क्योंकि बाम से बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कोई बात नहीं करता। गोविंद रानाडे जो 1885 में जब कांग्रेस बनी तो उसके सदस्य थे, वो ज्योतिराव फुले के पास गए कि अंग्रेजों की गुलामी से आंदोलन, अंग्रेजों के जो आज़ादी के आंदोलन है उसमें शामिल हो जाओ। हमारा महात्मा ज्योतिराव फुले उसमें शामिल नहीं हुए, हमारा सेपरेट आंदोलन था। उसके बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो साहूजी महाराज ने संभाला। ये भी ओबीसी जाति के थे, कुणबी जाति के थे, तो इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनके पास तिलक, बाल गंगाधर तिलक इनके पास गया कि साहूजी महाराज आप आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो जाओ। साहूजी महाराज ने मना कर दिया। साहूजी महाराज भी अंग्रेजों के आंदोलन के, आज़ादी से आंदोलन के लिए शामिल नहीं हुए। कितने लोगों को जानकारी है? हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो जानकारी लोकतंत्र में हथियार होता है, जानकारी ही लोकतंत्र में हथियार होता है, जानकारी लेनी चाहिए। मैं एक बड़ा अनपढ़ सा आदमी हूं, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, लेकिन किसी संगठन की वजह से पढ़ा लिखा हुआ। बेसिकली मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया। उनके पास अमेरिका में लाला लाजपत राय गए कि अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के आंदोलन में शामिल हो जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर मुकर गए। बाबा साहब अम्बेडकर भी इस आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारी आज़ादी का आंदोलन अलग चल रहा था। हमें SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी को जो आज़ादी मिली वो भारतीय संविधान की वजह से मिली। अब इस देश में कांग्रेस के लोग प्रचार करते हैं कि हमारी मेहरबानी से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। 100% गलत, 200% गलत। जिस वक्त संविधान सभा के इलेक्शन हुए तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो दरवाजे, खिड़कियां भी बंद कर दी, संविधान सभा में जाने के लिए नहीं दिया। अब क्या इन लोगों को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की लायकी की कदर थी? नहीं थी। यह मामला हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान सभा में नहीं गए तो वहां चर्चिल के पास गए यूके में। तो चर्चिल की सरकार चेंज हो गई थी, दूसरी सरकार आई थी क्लीमेंट एटली की। उनसे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आप अंग्रेजों का राज स्थापित किया। कहां किया? अभी 200वां साल चल रहा है। 500 महारों ने ब्राह्मणों की 28,000 फौज को परास्त किया था 1 जनवरी को। इसका ये जो महाराष्ट्र पूना में है, पूना में भीमाकोरा गांव है, वहां पे एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बना हुआ है, वो स्मृति चिन्ह है। केवल 500 मूल निवासियों ने राजपूतों ब्राह्मणों की 28,000 सेना को परास्त किया। एक लंबी चीजें हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि ये लंबी चर्चा में आएगी ये चीज। ये भी हम 200 बाम सेफ के माध्यम से इसको 200 साल हो रहे हैं 2018 में, तो इसका हम पूरे देश भर में 51,000 कार्यक्रम चला रहे हैं। 51,000 हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा आंदोलन हुआ। हमारे इतने सूरवीर लोगों ने, क्योंकि ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता,
उसके बाद उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शर्त रखी कि जो संविधान मेरे लोगों को अधिकार नहीं देगा उस संविधान को मैं बिल्कुल मान्यता नहीं दूंगा। तो अंग्रेजों को और ब्राह्मणों के जान की बन गई, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि यदि आप भारतीय लोग किसी संविधान को मान्यता नहीं दोगे, उसमें से एक भी पार्टी यदि मान्यता नहीं देगी, हम लोग आपको आजाद नहीं करेंगे। तो मजबूरी में गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान सभा का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बाबा साहब बहुत सारे अधिकार देना चाहते थे। उन्होंने जब संविधान सुपुर्द किया संविधान सभा को, उसका उनका भाषण है उस वक्त का, रिकॉर्ड है। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं बहुत सारे अधिकार दिलाना चाहता था मगर मेरे पास बहुमत नहीं था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ 99% यही लोग थे। ये बहुमत के आधार पर बनाया गया संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान से संतुष्ट नहीं थे। ये उन्होंने उस वक्त कहा जिस वक्त उन्होंने संविधान सभा को संविधान सुपुर्द किया। कितने लोगों को जानकारी है? नहीं है। संविधान सभा में जब हमें संविधान मिला, हम लोग संविधान की वजह से आजाद हुए। क्योंकि हमें जो आजादी मिली, जैसे महिलाएं हैं, यहाँ प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी, आप जितने सालों से मुझे लगता है राजनीति में होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये बताया गया होगा कि संविधान के कौन से आर्टिकल की वजह से आपको प्रधान बनने का मौका मिला। क्या आपको जानकारी है? नहीं है। और हम लोग अब बोलते हैं हम बहुत बड़े अरे आप तो छोड़ो, एक जगह हम लोग गए थे संत रविदास की जयंती मनाने के लिए, तो वहां पे एक पूर्व विधायक थे। विधायक को मैंने सवाल किया सभा में, विधायक रह चुके 10-15 साल विधायक रह चुके, उनको मैंने सवाल किया कि आपको राजा बनने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत मिला? पता ही नहीं। आर्टिकल 325 नोट कर लो। आर्टिकल 325 की वजह से महिलाओं को अधिकार दिए गए। ये वोट देने का अधिकार भी और राजा बनने का अधिकार भी है। आर्टिकल 330, वकील साहब यहां बैठे हैं, संविधान डेली पढ़ते हैं। आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 340, ये ओबीसी को अधिकार दिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 325 महिलाओं की सबसे पहले ध्यान दिया, सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिया आर्टिकल 325 में। 330 और 31 में शेड्यूल कास्ट को अधिकार दिए और शेड्यूल ट्राइब को अधिकार दिए। 340 में ओबीसी को अधिकार दिए। आर्टिकल 341 और 42 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अधिकार दिए। कितने लोगों को जानकारी है? अरे भाई, हम बाबा साहब का गुणगान तो करते हैं, मगर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसको हमने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। कितने लोग हैं यहाँ? हाथ खड़ा करो, बाबा साहब का संविधान कितने लोगों ने पढ़ा? मुझे नहीं लगता कि एडवोकेट साहब के अलावा किसी लोगों ने पढ़ा होगा। हम तो गुणगान करने वाले लोग हैं, हम तो भक्ति करने वाले लोग हैं, जय जयकार करने वाले लोग हैं। इसके लिए बाबा साहब मना करते हैं? अरे जिस संविधान की वजह से तुम लोगों को अधिकार मिले, वो संविधान हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं। अच्छा चलो, पढ़ा नहीं, देखा? मैं सवाल करता हूं लोगों से, हर सभा में करता हूं, क्या आपने पढ़ा नहीं तो कभी देखा? लोग बोलते हैं नहीं देखा। अच्छा, दूर से नहीं देखा कि नजदीक से नहीं देखा? लोग बोलते हैं दोनों ही नहीं देखा। मैं दिखा देता हूं। यह भारत का संविधान है। इस संविधान में आप लोगों के अधिकार दर्ज हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। जिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, कांग्रेस के लोगों ने उनको जीतने ही नहीं दिया। 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में एक चौथी पास आदमी को खड़ा किया। कितने लोगों को जानकारी है? चौथी पास आदमी को खड़ा किया, उसका नाम काजरोड़कर था। और उस काजरोड़कर को 1952 में 25,000 रुपए दिए। आज लोग भ्रष्टाचार का रटन रटते। अरे भाई, भ्रष्टाचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। चुनाव आयोग में उस वक्त के 25,000 आज के करोड़ों रुपए हो जाते हैं। क्या ये चुनाव आयोग के ध्यान में बात गई? नहीं गई। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग में भी वही लोग हैं, सत्ता में भी वही लोग हैं। ये जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। और तो और उस वक्त 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी कांग्रेस से। हमारे लोग बड़ी छाती तान के बोलते हैं कांग्रेस हमारी है, छाती तान के बोलते हैं, उनका सीना फटने लगता है।
कांग्रेस हमारी है। अरे आप लोगों के पिछवाड़ी पे जूता मारा उन्होंने। 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और भारत की पहली संसद में, भारत के पहली लोकसभा में 45% ब्राह्मण जीत कर आए। सबसे पहले ब्राह्मणों का कब्जा हुआ संसद पे। हमारे लोग कहते हैं कि हम एमएलए एमपी बन जाएंगे तब होगा। कुछ नहीं होगा, जब तक जानकारी नहीं होगी कुछ नहीं होगा। भाषण करते रह जाएंगे, बीत जाएंगे। बहुत सारे लोग भाषण करके मर गए, खप गए, किसी को याद नहीं आई। ये जानकारी जब तक हम लोगों को नहीं होगी कुछ नहीं होगा। संसद पर जब ब्राह्मणों का कब्जा हुआ, उन्होंने संविधान को माना ही नहीं। संविधान को नहीं माना। मैं किस आधार पे कह रहा हूं? जस्टिस पीवी सावंत, आप नाम जानते होंगे साहब। पीवी सावंत ने कहा कि भारत के संविधान का प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है, उसके विरोध में काम हो रहा है इस देश में। भारत के संविधान के विरोध में काम हो रहा है, ये पीवी सावंत ने कहा, जस्टिस पीवी सावंत ने। तो उन्होंने एक शब्द इसके लिए बोला कि भारतीय संविधान को सेट असाइड किया गया है। अब इसका मैं उदाहरण आप लोगों को देता हूं। भारतीय संविधान का सबसे पहला आर्टिकल, भारतीय संविधान का सबसे पहला आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत। पहला आर्टिकल ऐसा ही है ना वकील साहब? इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो इंडिया होगा, यदि मैं इसका अर्थ हिंदी में नहीं करता हूं तो ये ब्राह्मण लोग हिंदुस्तान इसको बना देंगे। तो उन्होंने पहले ही आर्टिकल में लिखा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का जो अर्थ होगा वो भारत होगा। लेकिन कांग्रेस के लोग डेली हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहे हैं, बीजेपी के लोग हिंदुस्तान कह रहे हैं, कम्युनिस्ट लोग हिंदुस्तान कह रहे हैं, मीडिया के लोग हिंदुस्तान कह रहे हैं। जानकारी के अभाव में हम लोग हिंदुस्तान कह रहे हैं। महान लोग हैं हम लोग। जानकारी के अभाव में हम लोग हिंदुस्तान कह रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों को डेली संविधान का काम होता है। ये भावनाओं से कुछ नहीं होगा। हम लोग भावना रखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, मगर जानते नहीं है। अब क्या है इस देश में, क्या चल रहा है? लोग बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब के नहीं मानते। सिद्ध हो गया ना, पहला आर्टिकल बाबा साहब ने लिखा इंडिया दैट इज भारत और हम लोग हिंदुस्तान बोल रहे हैं। अरे बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब की क्यों नहीं मानते? क्योंकि बाबा साहब की जानते ही नहीं है। ये समस्या है, ये है समस्या साहब कि हम लोग बाबा साहब की जानते नहीं है तो मानेंगे कहां से? बाबा साहब की जाननी होगी, अध्ययन करना होगा, राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के साथ जुड़ना होगा, तब जानकारी होगी। ये आइसोलेशन में कुछ नहीं होगा साहब। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो या आपको बुरा लग रहा हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं पूरी भावनाओं से नहीं कह रहा हूं। मैं बाबा साहब का आंदोलन चलाना चाहता हूं, तब मैं इतनी दूर से आया हूं रात को। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, मुझे इसका क्या मिलता है? हम प्रचारक लोग हैं। मैं कार्य करता हूं और अपने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार करते हैं हम लोग। जितना हमें संगठन के माध्यम से बोध होता है उसका प्रचार करते हैं। तो ये इस देश भर में ये घटिया काम हो रहा है। अभी वकील साहब, यदि आप पहले आर्टिकल को लेकर केस ठोक देते हैं ना प्रधानमंत्री पर, केस हो जाएगा। अरे तू कह रहा है हिंदुस्तान लेकिन संविधान में लिखा है भारत, तेरे पे केस हो जाएगा। अब केस करके करोगे क्या आप लोग? क्योंकि जो केस का निर्णय देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, वो भी वही लोग हैं, वो भी हिंदुस्तानी बोलते हैं। अब क्या करें? समस्या भयंकर है। वहां आपके केस का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। इट मीन्स आप लोग बहुत बुरी तरह से गुलाम हो। हम लोग SC ST OBC के लोग भयंकर तरीके के गुलाम हैं। ये बाबा साहब की जयंती पे गाना बजाना, डांस करना, ये खुशी वाला मामला नहीं है। आप लोगों को जानकारी नहीं है कि हम लोग कितने गुलाम हैं इस देश में। लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 पिलर होते हैं। मैं आपको जानकारी देता हूं, वर्तमान जानकारी देता हूं, इतिहास को छोड़ देता हूं। लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला है विधायिका, जिसमें लोग चुनकर जाते हैं लोकसभा में। विधायिका में कांग्रेस नाम का संगठन है, 1885 में बना। नोट करना चाहिए आप लोगों को। वैसे ये दूसरी बार आपको जानकारी मिलने वाली नहीं है और मैं तो कहता हूं कि मीडिया के लोग उसको रिकॉर्ड भी करें, क्यों उसमें विधायिका में
मेरी ये बालमा, हंस मेरी ये बालमा, अमोला का तेरे नजरता, हंस मेरी ये बालमा, हंस मेरी ये बालमा। मेरी चिट्ठी
लगा दे रामुड़ा मोबल प्यारी है तेरे देश राताड़ा तेरा लगा दे रामुड़ा चलने वाला है कि दुनिया लुटने वाली है वो तरीका चलने वाला है कि दुनिया लुटने वाली है उड़ी बाबा उड़ी बाबा वो दुनिया कोई बजने वाली है कि मैं बजने वाली है वो दुनिया कोई बजने वाली है सजने वाली है सबसे
दीवानी मेरी सजनी शिवानी तू है मेरी दीवानी जिसे देख मेरा दिल धड़का वो मेरी जान तड़पती है जिसे देख मेरा दिल धड़का वो मेरी जान तड़पती है कोई जन्नती की मेरे काली की Shut
ओले मेरे खुशिये ओले मेरे दियोरा
Hey,